Hello students, most welcome in Impulse Edu Group Dosa. Myself Manoj Gupta, physics lecturer. आज बेटा हम इसमें ऑप्टिक्स का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और ऑप्टिक्स में जैसा कि आपको मालूम है रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स टू पार्ट्स ऑप्टिक्स के हैं। दोनों ही पार्ट 12th क्लास में है। एस.सी. वर्मा की बुक में ये फर्स्ट फिजिक्स में फर्स्ट पार्ट जो है उसमें दिए हुए हैं, लेकिन ये दोनों जो चैप्टर है ये हमारे पास क्लास 12th में आते हैं। जेई के लिहाज से, एडवांस के लिहाज से और मेडिकल एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दीज टू टॉपिक्स आर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट रे ऑप्टिक्स। एक्चुअली बेटा आपको ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट में जब बात की थी तो एक बात हमने की थी कि ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट होती है जिसमें एक पार्टिकल नेचर होता है और एक वेव नेचर होता है। तो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर जो आपके पास दो नेचर थे, उन टू नेचर के बेस पर यहां पर हमने पार्टिकल नेचर को अलग ले लिया और वेव नेचर को हमने अलग ले लिया यहां पर। तो ये बात आपके पास यहां पर आती है बेटा पार्टिकल नेचर और वेव नेचर से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पार्टिकल नेचर की बात कर रहे हैं जिसको अपन ने रे ऑप्टिक्स में कंसीडर किया है। अब रे ऑप्टिक्स के अंदर हमारे पास जो टॉपिक्स आएंगे वो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये दोनों टॉपिक हमारे पास है। फिर रिफ्रैक्शन में भी हम जो बात करेंगे वो रिफ्रैक्शन बाय प्रिज्म की बात करेंगे, रिफ्रैक्शन बाय लेंस की बात करेंगे, लेंस फॉर्मूला, उसके अलावा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे। ये कंटिन्यू बहुत अच्छा चैप्टर आपके पास ये है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये चलने जा रहा है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये स्टार्ट कर रहे हैं यहां पर रे ऑप्टिक्स में। रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम से हमारा फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट पार्ट ये है और इसके अंदर हमारा पहला टॉपिक जो है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ऑलरेडी आप लोग जानते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती क्या है। व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? तो जब भी कोई लाइट रे किसी सरफेस पर इंसिडेंट होती है तो सरफेस पर इंसिडेंट होकर बैक बाउंसिंग होकर सेम मीडियम में यदि प्रोपेगेट करती है तो उसी को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए ही हम यहां पर बात कर रहे हैं। मिरर में जो भी इमेज बनती है वो ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बनती है। मिरर की जितनी भी इमेज बनी है वो किस पर बेस्ड है बेटा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर बेस्ड है। तो यहां पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को यदि हम बात करें, इंट्रोडक्शन इसका दें तो नेचर हैज एंडोव्ड द ह्यूमन आई with the sensitivity to detect electromagnetic waves within a small range of electromagnetic spectrum। एक आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जब बताया गया था तो आपको मालूम है और आप जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आपके यहां पर जो डिफरेंट वेव्स आती है उनमें वेवलेंथ ऑर्डर के बेस पर डिफरेंट वेव्स आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल गामा रेज, सेकंड एक्स रेज, थर्ड यहां पर यूवी अल्ट्रा वायलेट रेज, फोर्थ विजिबल रेज, विजिबल रेज, फिफ्थ इंफ्रारेड रेज, नेक्स्ट रेडियो वेव्स, एंड मिडिल में माइक्रोवेव जाती है। यहां पर ये माइक्रोवेव्स, ये माइक्रोवेव्स है एंड लास्ट में रेडियो वेव्स। तो इस तरह से हमारे पास यहां पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में डिफरेंट वेव्स आती है और उनमें से ओनली जो हमारी आई जो सेंसिटिव होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए, वो हमारी आईज जो सेंसिटिव होती है वो विजिबल रेज के लिए होती है। तो यहां पर हमने फर्स्ट ऑफ ऑल यही बात कही है कि नेचर हैज एंडोव्ड द ह्यूमन आई विद द सेंसिटिविटी टू डिटेक्ट electromagnetic waves within a small range of the electromagnetic spectrum।
तो ये एक स्मॉल रेंज आपके पास ये विजिबल रेंज है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, स्मॉल रेंज को हमें हमारी आई सेंसिटिव रहती है। ओके, तो ये फर्स्ट लाइन हमारे पास ये माइंड में रहनी चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बिलोंगिंग टू दिस रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम, वेवलेंथ, इसकी जो वेवलेंथ ऑर्डर होती है वो 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर होती है और इसी को हम लाइट बोलते हैं। आपको मालूम है कुछ बुक्स में ये 4000 एंगस्ट्रम से 8000 एंगस्ट्रम भी नोट होती है, कुछ बुक्स ऐसी होती है जिनमें 3800 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम भी होती है। एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें आपके पास ये 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर होती है, और एक बार जेई में ये क्वेश्चन पुटअप हो चुका है, वहां पर 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक की लाइट को हमने विजिबल रीजन में माना था। इसमें कोई कंफ्यूज करने की नेसेसरी नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो लाइट हमारी है उसकी वेवलेंथ ऑर्डर कहां से कहां तक होती है, 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक। ये आपके पास इसमें माइंड में रखना बेटा। तो उसी को हम लाइट बोलते हैं। यहां पर ये लाइट मेनली थ्रू लाइट एंड द सेंस ऑफ विजन दैट वी नो द इंटरप्रेट द वर्ल्ड अराउंड अस। तो लाइट जो है ये एक तरीके से सेंस ऑफ विजन है, और इसी के बेस पर हम पूरे वर्ल्ड को जान रहे हैं जो हमारे अराउंड है। ये लाइट होती है, लाइट आप इस तरीके से आप देख सकते हैं यहां पर। तो लाइट जो होती है वो एक डेफिनिट स्पीड से मूव करती है, आप जानते हैं अच्छी तरह। और ये जो डेफिनिट स्पीड होती है ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, जो वैक्यूम में और एयर में मानी जाती है। Light travels with enormous speed. The speed of light is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. It travels in a straight line. ये एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। Light wave can be considered to travel from one point to another point along a straight line. Joining them, the path is called ray of light. एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाइट रे जो प्रोपेगेट करती है बेटा, जैसे ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, तो यहां से जो लाइट रे प्रोपेगेशन करती है, ये लाइट रे जो प्रोपेगेशन करती है, ये लाइट रे का जो ये पाथ होता है इसी को हम रे बोलते हैं, रे ऑफ लाइट बोलते हैं, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। और ये एक स्ट्रेट लाइन पाथ होता है। लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है और लाइट की जो स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और ये जो विजिबल रेंज है, इस विजिबल रेंज में जो हमारे पास वेवलेंथ है ये 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर होती है बेटा। ये आपको माइंड में रखकर चलना है। ओके, तो लाइट के लिए हम स्टार्टिंग में यही बात कर रहे हैं, और ये सेंस ऑफ विजन है, उसी के बेस पर हम वर्ल्ड देख रहे हैं। अगर लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होता, लाइट एनर्जी नहीं होती, तो हम संसार को, वर्ल्ड को देख पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। ओके, अ बंडल ऑफ सच रेज कॉन्स्टिट्यूएंट बीम ऑफ लाइट। ये जो लाइट रेज का जो बंडल होता है, इस बंडल को, ये जैसे लाइट रेज का जो बंडल होता है, ये इस बंडल को बीम ऑफ लाइट कहते हैं। और जो एनर्जेटिक पार्टिकल का ये जो बंडल होता है उसको फिर प्लांक ने क्वांटा या फोटोन का नाम दिया था। तो ये बीम ऑफ लाइट, ये ग्रुप ऑफ एनर्जेटिक पार्टिकल्स होता है, उसी को फोटोन या क्वांटा का नाम दिया जाता है। तो बंडल ऑफ सच रेज, ये जो रेज है इनको हम बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। जब भी हम कहीं भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में जब बात करते हैं, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन की बात करते हैं, तो हम बीम ऑफ लाइट की बात करते हैं। तो ये एक बंडल यहां पर रेज का, लाइट रेज का लिया जाता है बेटा। लाइट एग्जिबिट सर्टेन प्रॉपर्टीज सच एज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, स्कैटरिंग एक्सेट्रा। रिफ्लेक्शन बैक बाउंसिंग होता है, रिफ्रैक्शन वन मीडियम से अनदर मीडियम में एंटरिंग होती है, डिस्पर्सन किसी भी गैसियस मॉलिक्यूल पर या वाटर मॉलिक्यूल पर लाइट का इंसिडेंट होने के बाद फैल जाना होता है, और स्कैटरिंग जो होता है वो प्रिज्म
पर जब भी लाइट रे एंट्री की जाएगी, प्रिज्म से पास की जाएगी, प्रिज्म से जब रिफ्रैक्शन लिया जाएगा तो उसमें लाइट का 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये बोला जाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सबके लिए हम स्टडी करेंगे अलग अलग, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन एंड स्कैटरिंग। इस चैप्टर में हमारे पास यही चीजें हैं। फिर बाद में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे, आई डिफेक्ट के बारे में बात करेंगे। सारा कंटिन्यू आपको रेगुलर 1 by 1 टॉपिक डिस्क्राइब होगा। ओके, तो ये लाइट की प्रॉपर्टीज होती है बेटा। अब यहां पर सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, आपको जस्ट मैं बता रहा था कि जब भी कोई लाइट रे किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर इंसिडेंट होती है तो वो कम्स बैक इनटू द सेम मीडियम, बैक बाउंसिंग बाय इन द सेम मीडियम। मैंने अभी जस्ट आपसे यूज किया था, वही फिनोमिना क्या होता है बेटा, रिफ्लेक्शन होता है। कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उस पर कोई लाइट रे इंसिडेंट होगी और वो सेम मीडियम में जब जाएगी वापस बैक बाउंस होगी, कम्स बैक इन सेम मीडियम, देन दैट फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो ये है रिफ्लेक्शन। ये आप देखिए यहां पर एक AB सरफेस जो है ये आपके पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। हमने एक NQ नॉर्मल की इमेजिन की, इस नॉर्मल के साथ एंगल I बनाकर कोई PQ लाइट रे जा रही है, इसको ये जो एंगल मेड बाई PQ विद नॉर्मल जो होता है उसको बोलते हैं बेटा इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस I। तो ये डेफिनेशन आपके माइंड में रहनी चाहिए। हमने एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस AB यहां पर कंसीडर की है, PQ इंसिडेंट लाइट रे है और नॉर्मल के साथ जो ये इंसिडेंट लाइट रे जो एंगल बना रही है, जो एंगल मेकिंग बाई या एंगल मेड बाई इंसिडेंट रे PQ विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अब ये यहां से PQ लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर QR डायरेक्शन में ये जाती है, QR डायरेक्शन में ये निकल जाती है। ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। ये जो QR जो डायरेक्शन या QR जो रिफ्लेक्टिंग रे है, ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है उसको कहा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। द एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टिंग रे QR with the normal is called एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपके पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो ये दोनों डेफिनेशन आपके माइंड में रहनी चाहिए और ये इस तरीके का जो फिनोमिना है यही आपके पास रिफ्लेक्शन बोला जाता है बेटा, सेम मीडियम में। ओके, तो ये रिफ्लेक्शन को कंसीडर कर रहा है। अब यहां पर जब भी प्लेन मिरर होता है तो प्लेन सरफेस या प्लेन मिरर में या रिफ्लेक्शन का एक लॉ है बेटा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू ऑलवेज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। टू लॉज आपके पास रिफ्लेक्शन के आते हैं हमारे पास यहां पर। फर्स्ट लॉ आपके पास यह है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्शन रे, रिफ्लेक्टेड रे, ऑल आर लाई इन सेम प्लेन। एक ही प्लेन पर लाई करते हैं बेटा ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ऑल आर लाई in same plane। and second angle of incidence is equal to angle of reflection। ये हमने स्पेशली प्लेन मिरर के लिए यहां पर बोला है, लेकिन सभी सरफेस के लिए होता है, प्लेन सरफेस हो चाहे आपके पास कर्व्ड सरफेस हो। ठीक है, तो ये आपकी नॉलेज में यहां पर रहना चाहिए। साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर, मिरर के बारे में जब बात करें हम यहां तो सबसे पहले हमें मिरर की बात यहां पर दिमाग में रखनी है कि मिरर जो होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं बेटा मिरर। एक होता है प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर जो है उसमें एक प्लेन ग्लास सरफेस होती है, ग्लास प्लेट होती है जिसके वन सरफेस पर या वन फेसेज पर एक पॉलिश की जाती है और सेकंड सरफेस को रिफ्लेक्टर की जाती है। और जो कर्व्ड मिरर होते हैं उनमें एक होलो स्फीयर के पार्ट्स होते हैं ये, जिनमें वन सरफेस को पॉलिश करते हैं और सेकंड सरफेस को हम रिफ्लेक्टर करते हैं। जो हमारे पास प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में जैसे ये आ गए, ये आपके पास है एक ग्लास प्लेट। इस ग्लास प्लेट में यहां पर यदि हम ग्लास प्लेट पर पॉलिश कर दें, ये
ये पॉलिश कर दें इस तरीके से, तो ये जो सरफेस है ये रिफ्लेक्टर बन जाती है, ये सरफेस रिफ्लेक्टर हो जाती है बेटा, ये रिफ्लेक्टर हो जाती है। तो इसको हमने प्लेन मिरर बोला है, ये रिफ्लेक्टर। अब सपोज करो कि आपके पास एक होलो स्फीयर है, यहां पर एक होलो स्फीयर आपके पास है, ये एक होलो स्फीयर है, ग्लास का होलो स्फीयर है, ट्रांसपेरेंट मीडियम का होलो स्फीयर है। अब इसमें से यदि आपने एक पार्ट कट कर लिया, ये एक पार्ट कट कर लिया, रिमेनिंग पार्ट को आपने यहां से जैसे ये आपने हटा दिया, ये पार्ट कट कर दिया, और ये पार्ट कट करके और आप किसी एक सरफेस पर, ब्लड सरफेस पर, आउटर सरफेस पर, कॉन्वेक्स सरफेस पर पॉलिश कर दी, और कॉन्केव सरफेस को आपने रिफ्लेक्टर रहने दिया, तो ये कॉन्केव मिरर बन जाता है, जो स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट है। और यदि आपने सपोज करो कि जो स्फीयर अभी लिया था, वो स्फीयर का वही वन पार्ट कट करके, और यहां पर ये है स्फीयर, और आपने यहां सपोज करो कि ये पार्ट आपने यहां पर कट कर दिया, ये पार्ट कट किया, और ये जो रिमेनिंग पार्ट है इस पर आपने ये यहां पर क्या किया कि कॉन्केव साइड में पॉलिश की, ये, तो ये नेक्स्ट मिरर बन जाता बेटा कॉन्वेक्स मिरर। ये दोनों मिरर स्फेरिकल मिरर में आते हैं, कर्व्ड मिरर में आते हैं, और ये प्लेन मिरर में आता है। तो ये यहां पर मिरर के बारे में आपको नॉलेज रहनी चाहिए। साइन कन्वेंशन की बात यदि हम मिरर में करें, तो साइन कन्वेंशन का मतलब यह है कि सारी जो डिस्टेंस है, ये हम यहां पर बात कर रहे हैं मिरर में। न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर मिरर इज शोन इन द फिगर। ये आपके पास यहां पर बताया हुआ है बेटा कि ऑब्जेक्ट जो हमेशा रखा जाता है, ये एक मिरर है आपके पास। यहां सबसे पहले ये देखिए आप, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये आपको कॉन्वेक्स मिरर बताया है यहां पर। ये यहां इसके कॉन्केव साइड में पॉलिश्ड की गई है, और कॉन्वेक्स साइड को रिफ्लेक्टेड बनाया हुआ है। ये कॉन्वेक्स साइड रिफ्लेक्टेड है। ये जो मिडिल पॉइंट होता है इसका, ये बोला जाता है पोल ऑफ द मिरर। मिडिल पॉइंट इज कॉल्ड पोल ऑफ द मिरर। एंड यहां पर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। जिस पार्ट का अभी मैंने आपको स्फेयर काट कर बताया था कि स्फेयर को कट करके हम स्फेरिकल मिरर बनाते हैं, कॉन्वेक्स मिरर या कॉन्केव मिरर। तो जिस स्फेयर को कट करके ये मिरर बनाया जाता है, उसका जो सेंटर होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर बोला जाता है। दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। एंड एफ फोकस पॉइंट होता है। एक्चुअली में लाइट रेज जो इस मिरर पर इंसिडेंट होती है, पैरेलल लाइट रेज, पहले आप ये समझे प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। तो द लाइन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब आपके पास इस मिरर पर जो कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, वो लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय कॉन्वेक्स मिरर seems like comes from a point या diverge from a point on the principal axis, that is called focus point। ये फोकस पॉइंट है बेटा। अगर कॉन्केव मिरर की बात हम यहां करते, कॉन्केव मिरर, तो कॉन्केव मिरर में आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये आपके पास कॉन्केव मिरर है, ये दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पर कोई भी लाइट रेज जब ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है,
तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, दैट पॉइंट इज कॉल्ड focus point of the concave mirror. After reflection, the parallel light rays of principal axis when incident on concave mirror, then after reflection these are passing through a point of principal axis which is called focus point. ये सारी बातें आपके पास यहां पर है। यहां पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की बात यदि हम करें तो जो इंसिडेंट लाइट रेज की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ली जाती है वो सारी की सारी पॉजिटिव होती है बेटा। इंसिडेंट लाइट रेज की डायरेक्शन में ये पॉजिटिव होती है और इंसिडेंट लाइट रेज के अपोजिट में नेगेटिव होती है। हमेशा हम ऑब्जेक्ट को जो रखते हैं वो कहां पर रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं मोस्टली। और प्रिंसिपल एक्सिस के अबोव जो डिस्टेंस होगी ये अबो, प्रिंसिपल एक्सिस के एबो जो डिस्टेंस होगी बेटा ये पॉजिटिव होगी और जो बिलो जो डिस्टेंस होगी ये नेगेटिव होगी। ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। जितनी भी डिस्टेंस है ये सारी कहां से मेजर की जाती है, मिरर के पोल से मेजर की जाती है। तो ये सारी नॉलेज आपके माइंड में यहां पर रहनी चाहिए। बहुत छोटी छोटी बातें आपके पास यहां पर है, पोल क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, फोकस क्या है, ये सब नॉलेज में रहना बहुत जरूरी है। ये साइन कन्वेंशन में बात यह है कि इंसिडेंट लाइट रे की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर की जाती है वो पॉजिटिव होती है और इंसिडेंट लाइट रे की अपोजिट डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर की जाती है वो नेगेटिव होती है। प्रिंसिपल एक्सिस के अबोव जो डिस्टेंस होती है वो पॉजिटिव होती है और प्रिंसिपल एक्सिस के डाउन जो डिस्टेंस होती है वो नेगेटिव होती है। ओके, तो ये साइन कन्वेंशन के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। यहां पर आपको इसमें बताया बेटा इसके अंदर द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर सो दैट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रे इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रे अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रे होगी लेफ्ट टू राइट, क्योंकि हम जो भी ऑब्जेक्ट पुट ऑन करेंगे इमेज फॉर्मेशन के लिए वो मिरर के लेफ्ट में रखेंगे, इसलिए ये लेफ्ट टू राइट होगी यहां पर। और ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, जस्ट मैंने अभी आपको बताया था जितनी भी डिस्टेंस मेजर की जाती है सारी पोल से मेजर की जाती है बेटा, डिस्टेंसेज मेजर फ्रॉम पोल ऑफ मिरर। तो अब आप देखिए कि इंसिडेंट लाइट रे की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होगी वो पॉजिटिव डिस्टेंस होगी, जस्ट मैंने भी आपको समझाया था। ये लेफ्ट टू राइट हम पॉजिटिव चलेंगे बिकॉज वी हैव ऑब्जेक्ट एट द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, ऑन द लेफ्ट साइड, मिरर के लेफ्ट साइड में रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, इसलिए ये सारी डिस्टेंस पॉजिटिव डिस्टेंस होगी। Distances are measured in the direction of incident light are to be taken as positive, okay? Or distances are measured opposite to the direction of incident light ray are to be measured negative distances. जो मैंने आपको समझाया वो हमने यहाँ पर स्लाइड पे देख रहे हैं हम सारा, टोटल बात यहाँ पर स्लाइड पे आपके पास आ जाती है। इसके बाद जो डिस्टेंस आर मेजर्ड अपवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर पॉजिटिव। अपवर्ड डिस्टेंस जो मेजर करते हैं बेटा वो पॉजिटिव होती है अपवर्ड, और जो डाउनवर्ड मेजरमेंट करेंगे वो होगी बेटा नेगेटिव। ये डाउनवर्ड जो होगी ये नेगेटिव होगी, ये अपवर्ड वाली जो होगी ये पॉजिटिव होगी। यहां पर ये बता रखी है आपको इसने, ये इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रे में पॉजिटिव, अपोजिट में नेगेटिव, ये अपवर्ड हाइट पॉजिटिव में, डाउनवर्ड हाइट्स नेगेटिव में। ये आपको साइन कन्वेंशन के बारे में बताया है। ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर फ्रॉम पोल। ऑलवेज हम ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड टू द मिरर। सो डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आर पॉजिटिव बिकॉज दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रे। ये हमारी नॉलेज में यहां पर रहना चाहिए बेटा। द फोकल लेंथ पी एफ, ये फोकल लेंथ पी एफ हो जाएगी।
मैंने आपको भी फोकस पॉइंट को डिफाइन किया था, रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिफाइन किया था। अब फोकल लेंथ क्या होगी? द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर टू द फोकस पॉइंट। पोल और फोकस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी वही क्या होगी बेटा? फोकल लेंथ होगी। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस होगी बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये हमारे पास PF जो है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस पॉइंट, ये फोकल लेंथ है, एंड डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो 8% ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए यदि बात करें, ये दोनों पॉजिटिव में होंगे, और यदि कॉनकेव मिरर के लिए बात करें, ये कॉनकेव मिरर आपके पास है यहां पर, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां फोकस पॉइंट आप लेकर कंसीडर करके चलते हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कंसीडर करके चलते हैं, क्योंकि ये पैरेलल लाइट रे जो आ रही है ये यहां से पास हो रही है। इट मींस ये निकला कि ये जो एफ होगी वो ये होगी कॉनकेव मिरर में, और ये आर होगी, ये दोनों नेगेटिव होगी बेटा, क्योंकि ये राइट टू लेफ्ट मेजर की जा रही है, लेफ्ट टू राइट मेजर नहीं की जा रही है। इसलिए कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर बोथ आर नेगेटिव, while for convex mirror these both are positive। ये आपको यहां पर माइंड में रखना है। ओके, कुछ क्वेश्चंस आते हैं यहां पर, वही कंसीडर, यहां जो टॉपिक हमने रीड किया अभी उससे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, ताकि टॉपिक हमारा रिपीट हो जाए, रिवाइज हो जाए। व्हेन लाइट रे इंसिडेंट ऑन अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस then it comes back into the same medium, this phenomena is called reflection। आपके पास ये डिफरेंट आंसर है, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बोथ ए एंड बी, लेकिन हमारा ऑप्शन रहेगा इसमें रिफ्लेक्शन। ये आपको मालूम है, रिफ्लेक्शन ही हमारे पास ये बैक बाउंसिंग का फिनोमिना होता है, जो सेम डायरेक्शन में वापस लाइट रह जाती है। ओके, ये रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल I लेस देन एंगल R, ग्रेटर देन एंगल R, इक्वल टू एंगल R, नॉट इक्वल टू एंगल R। हमारा यहां पर ऑप्शन रहेगा बेटा एंगल I इक्वल टू एंगल R। ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, एंगल I इक्वल टू एंगल R, यही हमारा राइट ऑप्शन होगा इसके अंदर। अब हमारे पास यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन इन केस ऑफ अ मिरर ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, राइट है, सारी डिस्टेंस पोल से मेजर की जाती है, ये ए हमारे लिए ऑप्शन राइट है। बी देखते हैं, डिस्टेंसेज आर मेजर्ड डाउनवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टू बी टेकन एज नेगेटिव। जस्ट अभी हमने पढ़ा था, जो डाउनवर्ड वाली डिस्टेंसेज होती है वो नेगेटिव में होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड, ये भी राइट है। नेक्स्ट सी, distances are measured in the direction of incident light are to be taken as positive, ये भी राइट है। इसका मतलब ये तीनों राइट है। डी ऑप्शन में देखते हैं, ऑल ऑफ दीज आ रहा है क्या? तो ये आ रहा है बेटा ऑल दी एबो। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो ऑल दी एबो रहेगा, राइट ऑप्शन विल बी ऑल दी एबो। सारी चीजें पॉसिबल है, ठीक है, ये ऑल दी एबो। अब आता है हमारे पास फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। फोकल लेंथ को यहां पर अलग अलग डिफाइन किया है, स्फेरिकल मिरर्स के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए एंड कॉनकेव मिरर के लिए। तो ये जो फोकल लेंथ जस्ट मैंने अभी आपको डिफाइन भी किया था, तो फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर का एक अलग से टॉपिक हमारे पास है। हम यहां पर देखते हैं कॉनकेव मिरर के लिए कैसे होती है डिफाइन फोकल लेंथ, और कॉन्वेक्स मिरर के लिए कैसे होती है। तो अब हमारे पास ये आता है बेटा टॉपिक नेक्स्ट, इसमें फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर के लिए जब हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर में हम सबसे पहले
focal length of spherical mirrors parallel beam of light after reflection converges to a point on principal axis called focus। जस्ट आपको मैंने बताया था कि जब किसी कॉन्केव मिरर पर कोई भी पैरेलल लाइट बीम अगर इंसिडेंट होती है तो वो कन्वर्ज होकर एक डेफिनिट पॉइंट पर, प्रिंसिपल एक्सिस के डेफिनिट पॉइंट पर आती है और उस पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम फोकल लेंथ बोलते हैं। ये आप देखिए एक कॉन्केव मिरर हमने लिया है यहां पर और स्मॉल एपर्चर का कॉन्केव मिरर लेकर चल रहे हैं। इसकी एपर्चर बहुत स्मॉल है, P इसमें पोल है, F आपके पास फोकस पॉइंट है और C सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तीनों चीजें आपके पास यहां पर है। ये इसमें कॉन्वेक्स साइड में पॉलिश हो रही है और कॉन्केव साइड जो है वो रिफ्लेक्टर है। तो ये आपके पास स्मॉल एपर्चर का एक कॉन्केव मिरर है जिसमें P पोल, F फोकस पॉइंट, C सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिफाइन कर रहे हैं और ये पूरी प्रिंसिपल एक्सिस होती है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल से पास होकर जाती है। ओके, तो ये आपको यहां पर लाइट रे हमने इंसिडेंट की ट्रेवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फॉल्स ऑन द मिरर। एक लाइट रे हमने ली OA, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लिए बेटा। लाइट रे जो हमने ली है ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइट रे हम लेकर चल रहे हैं। यहां अब ये आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये जो लाइट रे है, ये लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होती है? फोकस पॉइंट से पास होती है। ये देखिए आप, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पॉइंट से होकर पास होती है बेटा। और यहां ये A आपके पास क्या था? इंसिडेंट पॉइंट। और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होती है? फोकस पॉइंट से। जो पैरेलल लाइट रे जो इंसिडेंट होती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू फोकस पॉइंट, ये आपके पास यहां पर दिखाया हुआ है कॉन्केव मिरर के लिए। और ये जो डिस्टेंस होगी पोल से फोकस पॉइंट की, यही डिस्टेंस आपके पास क्या बोली जाएगी? फोकल लेंथ बोली जाएगी ऑफ द कॉन्केव मिरर, जो नेगेटिव में होती है क्योंकि ये इंसिडेंट लाइट रे की अपोजिट डायरेक्शन में मेजरमेंट की जाती है। आप देख रहे हैं यहां पर ये आपके पास नेगेटिव में। अब हमने यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहां एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बेटा इंसिडेंट पॉइंट पर, और वो परपेंडिकुलर हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, ये आप जानते हैं। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है किसी भी स्फेरिकल सरफेस पर यदि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो ऑलवेज वो सेंटर ऑफ द स्फीयर से निकलता हुआ होता है, रेडियली आउटवर्ड होता है। तो ये रेडियली आउटवर्ड होने के कारण ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है। यहां पर हमने ये इंसिडेंट एंगल थीटा लिया, आई भी ले सकते थे, तो यही रिफ्लेक्टेड एंगल होगा थीटा। ये यहां पर ये OAC, इसको O ले लीजिए, OAC इज इक्वल टू थीटा, और QAC ये QAC ऑल्सो थीटा, बिकॉज फ्रॉम द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल I इक्वल टू एंगल R। लेकिन आपके माइंड में यह आना चाहिए ये थीटा कैसे हुआ, व्हाट इज द रीजन ऑफ थीटा? तो ये आपके पास ये ऑल्टरनेट एंगल है बेटा, OAC एंड ACF के दो, चाहे ACP के दो, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ACF या ACP, ये जो दोनों एंगल है ये ऑल्टरनेट एंगल है और ऑल्टरनेट एंगल एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो जब ये थीटा है तो ये भी थीटा है। तो जब ये थीटा हो गया तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। ACF क्या हो गया? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि दो एंगल आपके पास इक्वल है। तो ये हो गया बेटा ACF जो है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया।
और आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया तो आपके पास CF इक्वल टू AF आ जाएगा। CF इक्वल टू AF, CF इक्वल टू AF। क्यों? बिकॉज ACF इज ए आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, तो ये बात हमारी नॉलेज में यहां आनी चाहिए। इससे हम एक रिलेशन यहां पर निकालेंगे इसमें। तो ये देखें आप, ये हमने यहां 2 थीटा एंगल की फॉर्म में भी लिया। आप एक ये भी जानते हैं, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो ये यहां एक्सटीरियर एंगल बन गया 2 थीटा, ये वाला, तो ये थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा हो गया। ये एक राइट एंगल बन जाता है। ANF यहां पर PCA इक्वल टू QAC इक्वल टू थीटा, मैंने आपको बताया था अल्टरनेट एंगल की वजह से है। और यहां ये आपके पास F जो होती है ये PF होती है, और R जो होती है ये क्या होती है बेटा, PC होती है। और आप देखिए इसमें राइट एंगल ट्राइंगल ACN और राइट एंगल ट्राइंगल AFN। तो ACN में आपके पास एंगल थीटा है और AFN में एंगल 2 थीटा है। आप जानते हैं जब आपके पास हाइपोटेनियस इस तरीके से लिया जाता है और परपेंडिकुलर सेम होता है, तो परपेंडिकुलर सेम होने पर यहां पर बेस का जो रिलेशन होता है वो बेस का रिलेशन रेसिप्रोकल में आ जाता है। यानी 2 थीटा वाला जो एंगल का जो बेस होता है वो थीटा वाले एंगल के बेस से हाफ होता है। तो यहां ये रिलेशन हमारे पास एक निकलेगा। आप ये देखिए, वापस यहां पर हमने ये लिया थीटा, सारी कंसीडरिंग यहां पर ली है। फ्रॉम द राइट पॉइंट A ड्रा अ परपेंडिकुलर AN ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमने, और राइट एंगल ट्राइंगल बन गया हमारे पास CNAB है और FNAB ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ये यहां पर जो डिग्री है ये 90 डिग्री वाली डिग्री है, ये यहां कुछ नहीं है। ओके, ये यहां पर बाय मिस्टेक कंप्यूटराइज मिस्टेक आ गया। बाकी ये थीटा एंगल इंसिडेंट एंगल, ये आपके पास रिफ्लेक्टेड एंगल, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से थीटा इज इक्वल टू थीटा, ये दोनों इक्वल हो गए। एंड ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल है, तो ये थीटा ये ऑल्टरनेट एंगल की वजह से इक्वल हो गए, तो ये आपके पास 2 थीटा आ जाएगा। ओके, यहां पर बेटा इस तरह से हम ये देख रहे हैं। अब ये यहां आप देखिए कि इसमें tan थीटा इज इक्वल टू AN अपॉन NC हो रहा है। आप देख रहे हैं tan थीटा इज इक्वल टू AN अपॉन NC, जिसको आप लिख सकते हैं, थीटा स्मॉल एंगल होता है तो tan थीटा को थीटा लिख देते हैं। तो अभी AN अपॉन NC हो रहा है। और ऑल्सो फॉर द मिरर ऑफ स्मॉल अपर्चर द पॉइंट N विल लाई वेरी क्लोज टू द पोल P एंड मिरर, so that NC is equal to PC equal to R। आप यहां पर कह सकते हैं ये NC। स्मॉल एपर्चर के लिए N पॉइंट को हम P पॉइंट पर ही कंसीडर करता हुआ मानेंगे। जब इसको P पॉइंट पर कंसीडर करता हुआ मानेंगे तो यहां पर आपके पास ये NC को PC बोला जा सकता है और PC की जगह R है। तो यहां आप इस इक्वेशन को बना सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू AN अपॉन R। ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। यहां ये अपर्चर ऑफ द कॉन्केव मिरर इज स्मॉल, थीटा विल बी वेरी वेरी स्मॉल, एंड यू नो tan थीटा नियर इक्वल टू थीटा। ये आपके पास यहां पर आ रहा है tan थीटा नियर इक्वल टू थीटा। तो आप यहां इसको थीटा इज इक्वल टू AN अपॉन R लिख लेंगे। ये सारा डायग्राम हमने यहां पर इस तरीके से ले लिया, और इक्वेशन फर्स्ट को आप लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू AN अपॉन R, क्योंकि tan थीटा को आपने थीटा बना दिया, और ये जो NC है इसको PC के इक्वल ले लिया, और PC हमारे पास पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस है जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। तो थीटा इज इक्वल टू AN अपॉन R। नाउ सिमिलरली
इन ट्राइंगल ए एफ एन, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहां ए एफ एन में या ए एन एफ में भी हम tan 2 थीटा इज इक्वल टू लेंगे ए एन अपॉन एन एफ। यहां ये सी एफ ए, द साइड सी एफ हैज बीन प्रोड्यूस्ड आउटवर्ड, और ये आपके पास इसमें ये एंगल 2 थीटा हो गया, जो मैंने अभी आपको बता ही दिया। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है बेटा, और उस बेस पर हमारे पास ये एंगल 2 थीटा बन चुका है। और यहां भी हम राइट एंगल ट्राइंगल एफ एन ए पर विचार कर रहे हैं। जब एफ एन ए पर विचार कर रहे हैं तो tan 2 थीटा इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए एफ हो गया, एन एफ हो गया, और एन एफ जो होगा वो पी एफ के इक्वल होगा, एंड tan 2 थीटा 2 थीटा के इक्वल होगा। तो आप इसी इक्वेशन को नोट कर लेंगे, 2 थीटा इज इक्वल टू ए एन अपॉन स्मॉल एफ। 2 थीटा इक्वल टू क्या रख लेंगे, ए एन अपॉन स्मॉल एफ। 2 थीटा को थीटा के इक्वल ले लिया, एन एफ को पी एफ के इक्वल, जो एफ आ गई, तो यहां 2 थीटा इक्वल टू आपके पास आ जाएगा ए एन अपॉन एफ, और इससे पहले क्या आया था, थीटा इक्वल टू आया था ए एन अपॉन आर। तो यहां आप ए एन अपॉन आर को जब यहां पुट करेंगे, थीटा इज इक्वल टू ए एन अपॉन 2f हो गया, और यहां पर जब कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन करने पर ए एन अपॉन आर इज इक्वल टू ए एन अपॉन 2f, और एक रिलेशन निकल कर आ गया, r इज इक्वल टू 2f और f इज इक्वल टू r/2। That is the relation between focal length and radius of curvature। ट्राइंगल से है सारा, कोई अलग नहीं है। हम इसको यहां पर समराइज समझ सकते हैं बिल्कुल। ये आपके पास कॉनकेव मिरर था, ये कॉनकेव मिरर यहां पर, और इसमें ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल यहां। समराइज में आपको इसको क्लियर कर रहा हूं वापस, ये फोकस पॉइंट, ये सी। लाइट रे ओए आपने इंसिडेंट की थी, ये जो एफ पॉइंट से पास होकर जा रही है, ये आपके पास था। यहां पर आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ, इस पॉइंट को आपने ए कहा था, ये ओ, ये एंगल थीटा इंसिडेंट एंगल, तो ये रिफ्लेक्टेड एंगल की वजह से थीटा, और ये ऑल्टरनेट एंगल है इसलिए थीटा, और ये राइट एंगल, ये ट्राइंगल में ये एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा, इसलिए 2 थीटा। यहां से एक परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया था, ये एन, और इस तरह से एक जगह आपके पास आया था tan थीटा इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन सी, जिसको आपने ए एन अपॉन पी सी लिख दिया। थीटा जब स्मॉल क्वांटिटी है तो थीटा स्मॉल क्वांटिटी होने पर आपके पास यहां पर थीटा स्मॉल क्वांटिटी यदि है तो थीटा इज इक्वल टू ये हो गया था ए एन अपॉन आर। ये आपने इक्वेशन नंबर 1 डाल दी। फिर आपने दूसरा ट्राइंगल लिया ए एफ एन, ये ए एफ एन लेंगे तो यहां पर tan 2 थीटा इज इक्वल टू आपके पास आ जाता है ए एन अपॉन एन एफ, और एन एफ जो है ये पी एफ के इक्वल हो रहा है, और ये थीटा जब स्मॉल होगा तो 2 थीटा इज इक्वल टू ए एन अपॉन एफ, या फिर थीटा इज इक्वल टू ए एन अपॉन 2f। इक्वेशन नंबर 2 फर्स्ट और सेकंड की कंपैरिजन करेंगे तो आपको ये रिलेशन मिलेगा। ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ऑन कंपेयरिंग, ये मैंने समराइज आपको जो अब तक 3 स्लाइड्स में बताया, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वो सारा यहां समराइज आपको डिस्क्राइब किया बेटा, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये आपके पास हो जाएगा r इज इक्वल टू 2f, r इक्वल टू 2f।
ये रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में रिलेशन आता है। और दोनों ही मिरर के लिए, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों के लिए ये सिमिलर होता है बेटा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, केवल साइन कन्वेंशन का डिफरेंस होता है। जब कॉनकेव मिरर की बात करते हैं तो ये नेगेटिव में लिए जाते हैं आर और एफ, और जब कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो आर और एफ पॉजिटिव में लिए जाते हैं। ओके, तो ये था हमारा रिलेशन इसका। तो एमसीक्यू जाते हैं यहां। द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज मैक्सिमम फॉर रेड लाइट, मैक्सिमम फॉर ब्लू लाइट, मैक्सिमम फॉर व्हाइट लाइट, सेम फॉर ऑल लाइट। तो हमारे लिए जो मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो सभी लाइट के लिए सेम होती है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो ऑप्शन हमारा जो रहेगा इसमें वो फोर्थ ऑप्शन रहेगा बेटा, सेम फॉर ऑल लाइट्स। कोई डिफरेंस नहीं आता है यहां पर हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ स्फेरिकल मिरर इज इमर्ज्ड इन अ लिक्विड इट्स फोकल लेंथ विल बी डज नॉट चेंज। क्योंकि सेम मीडियम रहेगा यहां पर, जिस मीडियम में मिरर रखा हुआ है तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे सेम प्लेन और सेम मीडियम में होती है, इसलिए यहां पर उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। रिमेन अनचेंज्ड, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द लिक्विड, नहीं, रिमेन अनचेंज्ड। फोकल लेंथ डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मीडियम, नेचर ऑफ लिक्विड, इट्स ओनली डिपेंड ऑन रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, तो ये हमारा ऑप्शन रहेगा रिमेन अनचेंज्ड। नेक्स्ट हमारे पास द मिरर इक्वेशन आती है, इसमें मिरर इक्वेशंस। तो मिरर इक्वेशन हमारे लिए बेटा कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के लिए मिरर इक्वेशन की बात हम करते हैं। यहां पर किस तरीके से कैलकुलेट होती है मिरर इक्वेशन, जो देखिए आप यहां पर